रवि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है और वो लगभग 2-2.5 साल से दिल्ली में काम कर रहा है। इस वक्त वो अपनी मम्मा को देखकर अपने गांव से उनकी हर खबर पूछकर वापस अपने काम पे दिल्ली जा रहा है। गांव के बाहर एक छोटा सा स्टेशन है जहां से उसे दिल्ली जाने की ट्रेन मिल जाती है। वह अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था प्लेटफॉर्म पे एक चेयर पर बैठकर। वहीं से ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है कि दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है वह 1.5 घंटा लेट है। अब रवि ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और वहीं चेयर पे अपना जो बैग था, उसका छोटा सा सामान जिसमें उसने रख रखा था, वो सयाने रख के लेट जाता है। लेटते ही आंखें उसकी थोड़ी बंद हो जाती हैं और नींद सी उसे आती है। तभी कानों में एक मधुर सी आवाज़ आती है, सुनिए, अगर आप बैठ जाएंगे तो मैं भी बैठ सकती हूँ। इतने में वह देखती है, बैग उठाती है और सामने रवि के एक खूबसूरत सी महिला खड़ी है जिसके हाथों में बैग है और वह उसको चेयर पे पैर सिकुड़ने की रिक्वेस्ट कर रही है। रवि तुरंत उठ के बैठ जाता है, अपना बैग गोदी में रख लेता है और उसे बैठने का इशारा करता है। महिला वहाँ चुपचाप बैठ जाती है, अपना मुंह घुमा के। रवि उससे कुछ बात करना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि महिला देखने में तो खूबसूरत है, उसके चेहरे पे थोड़ी उदासी है, आँख में भी आंसू भरे हुए हैं। वो अपने आंसुओं को छुपा रही है और इधर उधर देख रही है। फिर भी रवि हिम्मत करके उससे पूछ लेता है कि आप कहाँ जा रही हैं। वो बताती है कि वो दिल्ली काम के सिलसिले में जा रही, यानी काम तलाश करने के लिए जा रही है। रवि आगे कुछ पूछता इससे पहले वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस तरफ मुंह कर लेती है। रवि उससे और कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है लेकिन जैसे वो उससे बात करने को इग्नोर कर रही थी। तभी रवि उससे कहता है कि आपका नाम क्या है और वो कुछ जवाब नहीं देती है। रवि सोचता है चलो कोई बात नहीं, और वो फिर से जो भी चेयर थी अपने पैर को सिकुड़ते हुए सिरयाने बैग रख के लेट जाता है। थोड़ा वक्त गुजरता है, ट्रेन आ जाती है और वो महिला उस व्यक्ति को आवाज़ देती है कि सुनिए, ट्रेन आ चुकी है, अगर आप दिल्ली आना चाहें तो आ सकते हैं। और वो जाके ट्रेन की तरफ बढ़ती है और बोगी के अंदर चली जाती है। रवि ये देखता है, दौड़ के पीछे से जाता है और सामने वाली चेयर पर जाके बैठ जाता है। अब वो उस महिला को देख रहा था, वो अपनी आंखों के आंसू छुपा रही थी, उदासी छुपा रही थी और खिड़की की तरफ देख रही थी। रवि उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कुछ जवाब नहीं देती है। फिर रवि उससे कहता है कि देखो, तुम परेशान दिख रही हो और दिल्ली के लिए 10-12 घंटे का सफ़र है। अगर तुम ऐसे ही परेशान, दुखी, निराश रहोगी, बातचीत नहीं करोगी किसी से, तो सफ़र लंबा है, कैसे कटेगा। आप थोड़ी बातचीत कीजिए। और आसपास जो लोग हैं उस महिला की तरफ देख रहे थे, उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, एक बैग था। उन सबको वो देखते हुए रवि से थोड़ी बात करती है और कहती है कि मेरा नाम रुचिता है। बातों का सिलसिला शुरू होता है, थोड़ी इधर उधर की बात करते हैं और फिर वो उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और दिल्ली क्यों जा रही हो और तुम कहाँ से हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। वो ऐसे सवाल करता है। वो इन सब बातों को जवाब नहीं देना चाहती है, अपना नज़रें चुराती है और खिड़की की तरफ देखती है। आसपास जो लोग थे 2-4, वो भी उस महिला की तरफ देख रहे थे क्योंकि देखने में तो वो सुंदर थी लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ़ साफ दिखाई दे रही थी। तो सब हमदर्दी की निगाह से उसे देख रहे थे और जो रवि था पहली ही नज़र में उसको देखकर पसंद कर बैठा था, इसीलिए वो उसके बारे में जानने का इच्छुक था और उससे बार बार कुछ न कुछ बहाने से बात कर रहा था। महिला थोड़ी देर चुप होती है, अपना नाम बताती है, फिर वो अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि उसका नाम रुचिता है और वह अपने लखनऊ की रहने वाली है। वह वहाँ कॉलेज में पढ़ती थी, उसने बीए किया है और उसके साथ एक और लड़का पढ़ता था, अमित नाम का। अमित और रुचिता दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। 2-3 साल प्यार मोहब्बत करने के बाद जब उनकी ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाती है तब अमित अपने घर वालों से शादी की बात करता है, लेकिन अमित के घर वाले लव मैरिज के लिए मना कर देते हैं और रुचिता भी अपने घर वालों से शादी की बात करती है तो रुचिता के घर वाले भी मना कर देते हैं। इसके बाद अमित और रुचिता घर से भागकर परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला करते हैं
और जाके एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। साथ ही कोर्ट मैरिज भी करके जो अमित होता है वो रुचिता को अपने घर ले जाता है दुल्हन बनाकर। जैसे ही उनके माँ बाप देखते हैं उन्हें गुस्सा आती है और लड़की को घर में अंदर प्रवेश देने से मना कर देते हैं। इसके बाद अमित अपने माता पिता को घर के अंदर ले जाता है और कुछ बात उनको बताता है। इसके बाद घर के जो लोग हैं उसको अपनी बहू मानने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उससे ऐसे व्यवहार नहीं करते जैसे वो खुश हैं। एक अनबने से मन से अपनी बहू का स्वागत करते और अंदर आने देते हैं। शादी का लगभग 1.5 साल गुजर जाता है। इस बीच लड़की अपने परिवार वालों को कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार वाले, उनके जो रुचिता के माता पिता होते हैं, वो बात करने से मना कर देते हैं और वो अक्सर एक ही जवाब देते थे कि हमारी बेटी मर चुकी है और यहाँ रुचिता के कोई माता पिता नहीं रहते। रुचिता को लगता था कि हर 2-3 महीने में अपने माता पिता से बातचीत करके उन्हें मना लेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और हमारे परिवार के लोग हमें माफ़ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी कोशिश में रुचिता और अमित अपने माता पिता से फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन माता पिता कहते तुम हमारे लिए मर चुकी हो, आगे से यहाँ फ़ोन मत करना, नहीं तो फिर बहुत ख़राब होगा तुम्हारे लिए और हम कंप्लेंट कर देंगे कि ये लड़की हमें परेशान करती है। तो ये जो रुचिता होती है वो अपने दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तब अमित देखता है कि उसकी वाइफ जो है रो रही है, परेशान है, तो वो अपनी वाइफ को गाड़ी पे बिठा के बाज़ार घुमाने फिराने के लिए लेके जाता है। घूम फिर के जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब एक ट्रक हादसे में अमित की मौका पर मौत हो जाती है और रुचिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब रुचिता को होश आता है तो उसे पता चलता है अमित नहीं रहे और वह 2 माह की प्रेग्नेंट है। इसके बाद घर आते हैं, यानी ससुराल वो आती है, तो अमित के माता पिता पहले से ही रुचिता को पसंद नहीं करते थे और अब ये हादसा होने के बाद उसे खरी खोटी सुनाते हैं और कहते घर से निकल जाओ। अब अमित का ये सब शोक सभाएं चल रही थी, लोग आ रहे थे। रुचिता अपना पल्लू से मुंह ढके रोती रहती थी और जैसे तैसे करके जो कुछ भी ताने उनके सास ससुर मार रहे थे वो उन सबको सहन करती रही, चुपचाप उस घर के कोने में पड़ी रही। 13 दिन बीत जाने के बाद अमित के माता पिता कहते हैं कि तुम मनहूस हो, जब से 1.5 साल से हमारे घर में तुम्हारा कदम पड़ा है तब से हमारे घर में कोई ना कोई समस्या बीमारी लगी रहती है और अब तुमने हमारे बेटे को जान से मार दिया है। अब तुम हमारे घर में क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। और रुचिता को निकाल देते हैं घर से बाहर। रात में ही रुचिता रात भर अंदर जाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सास ससुर उसे अंदर नहीं आने देते। सुबह रुचिता उठ के लखनऊ के इधर उधर जाके काम तलाश करना शुरू कर देती है, जो कि एक महिला है और सुंदर भी है। वह अपने माता पिता के घर नहीं जा सकती क्योंकि माता पिता ने पहले ही उसे मरा हुआ मान लिया है। अब इसी में रुचिता जहाँ भी काम मांगने जाती, सुंदरता के कारण लोग उसे गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। ऐसे करके लगभग 1 महीना बीत जाता है। रुचिता परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ अपनी कोई जॉब करेंगे और आराम से वहीं रहेंगे। ये सारी बातें जब रवि सुनता है तो रवि की भी आंख भर आती है, जो आसपास के लोग सुनते हैं उनकी भी आंख भर आती है और वो सब लोग उसे सहानुभूति देने लगते हैं। और सब रात के लगभग 10-11 बज चुके थे और सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंचनी थी, इसीलिए सब लोग अपनी अपनी सीट खोलकर सो जाते हैं। अमित को ये सारी बातें सुनकर रुचिता से बहुत हमदर्दी भी हो रही थी और वह पहली नज़र में ही मन उसे पसंद भी कर रहा था। अब वो ये बातें कैसे करे, रुचिता क्या उसके बारे में सोचेगी, इसके बारे में अमित ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। लेकिन वह रात में करवटें बदल रहा था, सोच रहा था कि वह किसी भी तरीक़ा से रुचिता की मदद करके उसे अपने विश्वास में लेगा और उसकी मदद करेगा। वक्त गुजर जाता है और दिल्ली आ जाता है। रुचिता उतर के अपना जाने लगती है। अमित कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ और भी रूम खाली पड़े हुए हैं, तुम वहाँ किराए से कोई कमरा ले लेना और अपनी जो भी तुम्हारा एजुकेशन है उस अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कोई काम यहाँ ढूंढ दूँगा,
तो तुम्हारे लिए भी। हाँ। रुचिता पहले चुप रहती है, फिर उसे अमित जिस तरीके से रात भर उसकी केयर किया, देखभाल किया, कहीं ना कहीं उसे भी अमित सही इंसान रवि सही इंसान लग रहा था, तो वो उस रवि के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रवि मकान मालिक से बात कर कर एक कमरा उसको दिलवा देता है और जो 2-4 दिन बीतते हैं, 8 दिन बीतते हैं, रुचिता भी एक ऑफिस में जाके अपना काम करने लगती है। रवि भी अपना काम करने लगता है। रवि अपना खाना बनाता, रुचिता अपना खाना बनाती। धीरे धीरे इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं, एक दोस्ताना माहौल बन जाता है और जो रुचिता है रवि का खाना बनाना शुरू कर देती है। वक्त गुजरता जाता है और रुचिता की जो डिलीवरी का समय है वो नज़दीक आ जाता है और जब रुचिता को डिलीवरी पेन शुरू होते हैं तब रवि ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डिलीवरी हो जाती है, एक बेटा होता है रुचिता को और नर्स आती है, रवि से कहती है कि बधाई हो, आपको बेटा हुआ है, आप पापा बन चुके हैं। नर्स को मालूम नहीं था कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं और वो चले जाती है। इतना कहकर रवि को कहीं ना कहीं ये बात सुन के अच्छा लग रहा था, वो भी रुचिता को पसंद कर रहा था और उससे शादी करना चाह रहा था। रुचिता को जब वो ये बात नर्स वाली बात बताते हैं तो रुचिता कहती है कि नर्स को गलतफहमी हो गई है, हम उसे बता देंगे। तब रवि कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बच्चे का पिता बन सकता हूँ, तुमसे मैं शादी कर सकता हूँ, तुम्हें अपना सकता हूँ। जैसे कि हम 4-5 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो मुझे तुम्हारा जो व्यवहार है, साथ है, वो जो पसंद है। मैं पहले दिन से ही तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो, बुरा ना लगे, तो क्या तुम जीवन भर मेरे साथ रह सकती हो। तब रुचिता कहती है कि देखो, पहले ही मेरे माँ बाप नाराज़ हैं, मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पहले पति का ये बच्चा है, क्या तुम्हारी माँ मुझे अपनाएगी। तब रवि बताता है कि मेरा आगे पीछे मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन मेरी माँ का व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा है, मैं उनसे बात करूँगा, वो मान जाएंगी। रवि और रुचिता शादी कर लेते हैं, गांव जाते हैं और उनकी जो माँ है रुचिता को देख के बहुत खुश होती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं और उनका घर बस जाता है। तो इस तरीके से रवि और रुचिता का प्रेम जो घर है वो बस जाता है। रुचिता को एक जीवन साथी मिल जाता है, रवि को अपनी मनपसंद जीवन साथी मिल जाती है और इस तरीके से एक परिवार बस जाता है और धीरे धीरे जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी एक पारिवारिक कहानी है और ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।